हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं अपनी बीवी के लिए रोनुमाई का तोहफा लेकर दिल में हजारों अरमान सजाकर जब अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे का दरवाजा लॉक था और मेरे लाख जोर लगाने के बावजूद भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर तक मैं हैरत से गंग होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा। तभी वहां पर अम्मी आ गई। मुझे कहने लगी कि हो गए दोस्तों से फारिग। अम्मी को देखकर मैं सिटपटा गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अम्मी से क्या कहूँ। अगर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद देखा तो वो मुझसे नाराज होकर इस बारे में सवाल करेंगी, मगर मेरे पास इनके किसी सवाल का जवाब नहीं था कोई। तभी अम्मी कहने लगी कि तुम थक गए होगे, जाकर साथ वाले कमरे में आराम करो। दुल्हन भी थकी हुई थी, वो भी सो गई है। अम्मी की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। वो मेरे चेहरे पर छाई हैरत देखकर नजरें चुराते हुए कहने लगी कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो गई है। अब तुम भी जाकर साथ वाले कमरे में सो जाओ, तुम्हारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। मैं हैरत से गंग होकर दूसरे कमरे में आ गया था और सोच में पड़ गया था कि ये सब क्या है। शादी की पहली ही रात मेरी बीवी की मेरे लिए इस कदर बेगानगी। फिर मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि हो सकता है मेरी बीवी की तबीयत खराब हो। अगर अगले कई दिन तक जब यही रूटीन बनी रही तब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। इतने दिन से मैं अभी तक अपने कमरे में नहीं गया था। मेरी बीवी कमरे से बाहर होती या कमरे में मौजूद होती, मगर कमरा हर वक्त लॉक रहता था। न जाने क्यों मेरी बीवी अभी तक मेरे साथ कोई ताल्लुक बनाने पर तैयार नहीं हुई थी। ना ही वो मेरे सामने अकेले में आती थी। मेरी ऑफिस की टाइमिंग्स ऐसी थी कि सुबह सवेरे मुझे घर से निकलना पड़ता था और रात गए तक घर वापस आता था। रोजाना अम्मी मेरा इंतजार करते हुए जाग रही होती। वो मेरे सामने ला के खाना रखती और जब मैं दूसरे कमरे में चला न जाता तब तक अम्मी वहीं पर मौजूद रहती थी। रोजाना अम्मी मुझे यही कहती कि तुम्हारी बीवी सो गई है, उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मगर आज की रात मैंने सोच लिया था कि अम्मी के कमरे में जाने के बाद मैं अपनी बीवी के कमरे में जाने की कोशिश करूंगा। उसे इस बात पर उकसाऊंगा कि दरवाजा खोलो, और अगर उसने मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना था, कोई रिश्ता नहीं जोड़ना था, तो उसे मेरे साथ शादी करने की क्या जरूरत थी। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था जब मेरी बीवी के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब उसने मुझे बाहर बैठे हुए देखा तो वो फौरन से कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से फिर से लॉक कर लिया। मैं कितनी देर तक दरवाजे पर दस्तक देता रहा। मेरी दस्तक की आवाज धीमी थी और को मेरी आवाज सुनाई ना दे। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि अभी तक मैं अपनी बीवी के करीब नहीं गया था और मेरे घर वाले भी ना जाने क्यों इस बात पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं कर रहे थे। अब्बू ने अभी तक मुझसे इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी और अम्मी भी हरासा नजरों से मुझे अपनी तरफ देखते हुए नजर आती। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे घर में हो क्या रहा है। आज भी जब मैं मुसलसल अपनी बीवी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता रहा तभी अम्मी वहां पर आ गई। फिर कहने लगी कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अभी इस लड़की के इसके हाल पर छोड़ दो, अभी तुम इसके कमरे में जाने की कोशिश मत करो। अम्मी को यूं अपने सामने देखकर मैं शर्मिंदा सा हो गया। फिर वहां से वापस लौट आया, मगर सोच सोच कर पागल हो रहा था कि ये सब कुछ कब तक चल सकता था। शादी को एक हफ्ता हो गया था और एक हफ्ते से ना तो मैंने अपनी बीवी से बात की थी और ना ही उसके बारे में कुछ जान सका था। मेरे दिल में जज्बात मचलते जा रहे थे। मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में दोस्तों की छेड़छाड़ और उनकी बातें सुनकर मेरा फशारे खून बुलंद होने लगता था। दोस्तों को घर के हालात के बारे में तो कुछ मालूम नहीं था और ना ही मैं ये बात किसी को बताकर अपना मजाक बनवा सकता था। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना कमरे की डुप्लीकेट चाबियां हासिल कर लूं और इसे दरवाजा खोलने की कोशिश करूं। हो सकता है कि मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। ये सोचकर मैंने अम्मी की गैर मौजूदगी में इनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि घर की तमाम चाबियां अम्मी के कमरे में ही मौजूद होती थी। और फिर मुझे अपने कमरे की डुप्लीकेट चाबी मिल गई थी। मैंने जल्दी से वो चाबी निकाल कर अपनी जेब में डाली थी और अब मैं मुतमईन था कि आज मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी। आज मैं अपनी बीवी से पूछ के रहूंगा कि वो ये सब क्यों कर रही है। अगर उसकी शादी में उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी, अगर उसे कोई मसला था, तो उसे मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। हम दोनों ने सारी जिंदगी साथ गुजारनी थी। मेरी बीवी का ये रवैया मेरे लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं था। अगर जब तक मैं मसले की जड़ तक ना पहुंचता, इससे बात ना करता, तब तक मैं ना तो इसके बारे में कोई राय कायम कर सकता था और ना ही इसके बारे में किसी से कुछ भी कह सकता था। तभी आज सबके सोने के बाद मैंने जब दरवाजे में चाबी लगाकर लॉक घुमाया
तो ये देखकर मेरी दिल की धड़कन तेज तेज होने लगी, क्योंकि कमरे का दरवाजा खुल गया था और मैं पहली बार अपनी बीवी के कमरे में कदम रख रहा था। पहली बार उसे यूं अपने रूबरू देख रहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, अभी मैं कमरे की लाइट ऑन करने ही लगा था कि अचानक से मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। ये देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गया था कि वो जो कोई भी था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसने मुझ पर नाखूनों से खराशें डाल दी थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को उससे छुड़वाया था और जब दरवाजा बंद करके बाहर निकल आया तो मेरे सारे कपड़े फट चुके थे। मेरे जिस्म पर खराशें थी और मेरे जिस्म से खून रिस रहा था। मैं हैरान परेशान रह गया कि ये सब क्या था। शोर की आवाजें सुनकर अम्मी भी बाहर आ गई थी और जब उन्होंने मेरी ये हालत देखी तो वो बुखला गई। मुझसे पूछने लगी कि ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तब मैंने मुख्तसर लफ्जों में अम्मी को रुदात बताई तो अम्मी मुझे कहने लगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस कमरे में मत जाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो बात ना मानने का नतीजा। ये सब देखकर मैं सख्त परेशान हो गया था। ज़हनी तौर पर उलझ चुका था और सोच रहा था कि क्या मेरी बीवी पागल थी। वो ज़हनी मरीज़ा थी। उसके साथ शादी मेरे घर वालों ने अपनी रजामंदी से की थी। अम्मी उसके बहुत तारीफें करती थी। उनका कहना था कि लड़की बहुत ही ज्यादा शरीफ और खानदानी है। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगा। मगर अब जो कुछ हो रहा था उसका जिम्मेदार मैं किसे करार दे सकता था। मैं अपनी एक कोलीग को पसंद करता था। समीन बहुत अच्छी लड़की थी। उसे देखते ही मैं उस पर दिल हार गया था। मैं बहुत ही ज्यादा फैशनी और तेज तरासी लड़की थी। वो अगर अक्सर वो बेबाक अंदाज में कहके लगाती तो लोग उसे अचंभे से देखने लगते थे। शायद हमारे माशरे में पुरएतमाद लड़की को पसंद नहीं किया जाता। यही वजह थी कि जब अम्मी को मैंने समीन से मिलवाया तो अम्मी ने उसे देखते ही मुस्तरद कर दिया था। अम्मी को उसका लिबास, उसकी बोल चाल पसंद नहीं आई थी। यहाँ तक अम्मी ने कह दिया कि वो लड़की किरदार की हल्की है। सबीन के साथ काम करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। मैं जानता था कि वो लड़की किरदार की कैसी थी। इस जैसी अच्छी और बहादुर लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। इसके अब्बू का बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था। उसने अकेले अपने घर वालों को संभाला, उन्हें सहारा दिया, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया और अभी तक वो शादी करने के बजाय घर वालों का ही सोच रही थी। उसकी इन्हीं बातों ने मुझे उसकी तरफ मतवज्जो किया था। मगर अम्मी को ये सब अंदाज पसंद नहीं थे। वो कहने लगी कि तुम हमारे एक ही बेटे हो और वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो तुम्हें बहुत दूर कर देगी हमसे, और अगर हमने तुम्हें खो दिया तो हमारे पास जिंदा रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। अम्मी को मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और फिर उन्होंने रिश्ते करवाने वाली से बात करके कितनी ही लड़कियों को देखना और उन्हें मस्तरद करना शुरू कर दिया था। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अम्मी से मैं ये कहता कि आप जहाँ मेरी शादी करना चाहती हैं आप कर दें, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है कि कोई लड़की देखने में खूबसूरत है या नहीं। आप अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में से नुक्स निकालती हैं तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, और यकीनन अल्लाह को भी आपकी ये आदत पसंद नहीं आती होगी। आप दूसरों की बेटियों को मुस्तरद मत किया करें, किसी का दिल मत तोड़ा करें, और किसी कोई भी अच्छी सी लड़की देखकर आप शादी कर दें। मैं आपसे कभी भी इस बात का गिला नहीं करूंगा कि कोई हूर परी ही चाहिए थी। मगर अम्मी का कहना था कि इनका एक ही बेटा है और उनके बहुत अरमान है। वो चांद से दुल्हन लाना चाहती हैं, और फिर अम्मी को गौहर मकसूद मिल ही गया था। नायाब अम्मी ही की पसंद थी। अम्मी ने जब उसकी मुझे तस्वीर दिखाई तो तारीफ बहुत की, तो मैंने अभी उसे देखकर दंग रह गया था। मैं भी बिलाशुबा वो लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि उसे देखकर ही मैं भी बेखुद सा होकर रह गया था। वो लड़की भी मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। मगर मैं क्या जानता था कि शादी के बाद मेरे साथ ये सब होगा। वो लड़की अगर पागल थी, जहनी मरीज थी, तो उसके घर वालों को हमें ये बात बतानी चाहिए थी, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मगर इसमें अगर कोई खराबी थी तो भी साफ साफ मुझे बताते। अगर वो खुद इसका इलाज नहीं करवा सकते थे तो मैं इसका इलाज करवा लेता, मगर उन्हें यूं मुझे धोखे में नहीं रखना चाहिए था। ये सारी बातें अम्मी को कहीं तो वो कहने लगी कि वो लड़की पागल नहीं है, वो लड़की बिल्कुल ठीक है और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। अब मैंने हैरत से मुंह खोले अम्मी की तरफ देखा। उन्हें कहने लगा कि अगर वो लड़की पागल नहीं है तो उसने मुझे इस कदर जख्मी क्यों किया है, उसने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया था। इस बात का अम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मुझे कहने लगी कि अभी तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। अगले दिन मेरी तबीयत सख्त खराब थी। मुझे बुखार ने बुरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया था और आज मैंने ऑफिस से छुट्टी की थी। देर तक मैं अपने कमरे में सोता रहा था और फिर जब दिन के वक्त अम्मी के उठाने पर मैं कमरे से बाहर निकल कर आया तो तब मैंने लाउंज में अपनी बीवी को बैठे हुए देखा था। मैं उसके सामने जाकर बैठ के आज पहली बार मैं अपनी बीवी को यूं अपने रूबरू देख रहा था। वो मुझे देखकर शर्मा कर सिमट गई थी। नजरें झुकाकर मी
बैठी हुई थी। उसे देखकर बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि वो लड़की पागल या ये ज़हनी मरीज़ा है और वो तन्हाई में इस कदर खतरनाक भी साबित हो सकती है। मगर जो कुछ रात को मेरे साथ हो चुका था, उसके बाद मैं बहुत मोहतात हो गया था। तभी अम्मी भी यहाँ पर आ गईं और उसके साथ वो छोटी-छोटी इधर-उधर की बातें करने लगी थी। किसी वक़्त घर में कुछ मेहमान आ गए। अम्मी उठकर मेहमानों के पास चली गईं और अब मेरे पास मौका था कि मैं अपनी बीवी से बात कर सकता था। अचानक से अपनी जगह से उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसे अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से कहने लगा कि रात को तुमने मेरे साथ जो किया है, वो सब क्या था? वो डरे सहमे अंदाज में मुझे देखते हुए कहने लगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब मैंने अपने जिस्म की चोटों की तरफ इशारा करते हुए उसे कहा कि ये सब तुम्हारी ही देन है। जब मैं रात को कमरे में आया तो अचानक तुमने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं। अगर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मैं निकाह करके अब इस घर में लाया हूँ, मगर तुम मेरे साथ कोई ताल्लुक बनाने पर तैयार ही नहीं हो रही। आखिर ये सब क्या है? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था, तुम शादी नहीं करना चाहती थी, तो तुम साफ इनकार कर देती। तुम्हें मुझे यूं धोखे में नहीं रखना चाहिए था। तब वो आंसू भरी आंखों से मुझे देखते हुए कहने लगी कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, बल्कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है आपकी अम्मी की वजह से ही हो रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मतलब वो सारा इल्जाम मेरी माँ पर धर रही थी कि मेरी माँ मुझे अपने कमरे में नहीं जाने देती थी, वो मुझे मेरी बीवी से करीब नहीं होने देती थी और मेरी बीवी ये सब कुछ जो भी कर रही थी मेरी माँ की वजह से कर रही थी। मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और उसे कहने लगा कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगाओ। तुम अपना किया धरा उनके सर पर नहीं थोप सकती। क्या मेरी माँ ने कहा था कि मुझे ये नुकसान पहुंचाओ? वो रोते हुए कहने लगी कि मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ टॉमी ने किया है। ये कहकर वो वहां से चली गई थी और मुझे सोचों में उलझता हुआ वहीं छोड़कर चली गई थी। आखिर ये टॉमी कौन है और मेरी बीवी के कमरे में क्या कर रहा था? और सबसे अहम बात यह कि मेरी माँ ने मुझे इस कमरे में जाने से क्यों मना किया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा था। अम्मी ने तो मेरी शादी अपनी मर्जी से की थी। हर वक्त वो यही कहती रहती थी कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस घर में रौनक हो। मगर अब वो खुद ही मेरी जिंदगी को अजीरन बनाए हुए थी और मुझे कुछ बताने पर रजामंद भी नहीं थी। वो मेहमान रात गए तक यहाँ पर रुके थे और मुझे अम्मी से बात करने का मौका नहीं मिला था और ना ही अपनी बीवी को मैंने दोबारा अकेले में मौजूद पाया था, क्योंकि वो भी मेहमानों के साथ मौजूद थी। और फिर रात को हमेशा की तरह वो अपने कमरे में चली गई थी। मगर आज मैंने देखा था कि अम्मी ने उसे कमरे में भेजकर उसे ताकीद की कि दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। और अम्मी की हिदायत सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रही थी। यही सब सोचते हुए मैं अपने कमरे में चला गया। क्या अम्मी नहीं चाहती कि मैं अपनी बीवी के साथ खुशबाश जिंदगी गुजारूं? इसका मतलब था कि मेरी बीवी की बात दुरुस्त थी कि ये सब वो अम्मी के कहने पर ही कर रही थी। मगर अम्मी भला क्यों ऐसा करेंगी? मैं जितना सोचता जा रहा था उतना उलझता जा रहा था और बार बार मेरे जहन पर यह ख्याल भी दस्तक दे रहा था कि आखिर ये टॉमी कौन था जिसने मुझ पर हमला किया था और वो मेरी बीवी के कमरे में आधी रात को क्या कर रहा था। मेरा दिमाग जैसे खोलने लगा था। मैं सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। अगले दिन ऑफिस में भी मेरा दिमाग इस सब में उलझा रहा था। तो फिर मैं दोनों हाथों में अपना सर थाम के रह गया था। तभी मेरा दोस्त वहां पर मुझसे मिलने के लिए आया। उसने जब मुझे यूं परेशान देखा तो वो भी परेशान रह गया। कहने लगा, क्या बात है, तुम इस कदर खवास पाख्ता क्यों लग रहे हो और ये सब क्या हुआ है? अब उसकी नज़र मेरी गर्दन और चेहरे पर पड़ी, खराशों में। तो वो भी हक्का बक्का रह गया था। मैंने आज तक अपने किसी दोस्त को इस बारे में नहीं बताया था कि मेरे घर में मेरी बीवी मेरे साथ कैसा सलूक कर रही है, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। मगर असजद बाकी दोस्तों से बहुत मुख्तलिफ था। वो मेरा बचपन का दोस्त था और हम दोनों ने बहुत वक्त एक साथ ही गुजारा था। हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक दूसरे से हम पोशीदा रखते थे। तभी मैंने असजद के सामने अपना आप खोल के रख दिया तो ऊपर सोच नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगा कि इससे तो साफ जाहिर होता है कि भाभी ये सब तुम्हारी अम्मी की वजह से कर रही हैं। मगर ये सवाल है कि अम्मी तुम्हें समीन भाभी के कमरे में क्यों नहीं जाने दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तुम समझ रहे हो वो सच हो और ये बात तुम्हारी अम्मी को बाद में मालूम हुई हो और इस वजह से तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि तुम उसके कमरे में जाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। बात मेरे दोस्त की भी माकूल थी, मगर जिंदगी इस तरह से नहीं गुजारी जा सकती थी। अगर मेरी बीवी के साथ कोई मसला था तो इसका इलाज करवाने की जरूरत थी, मगर ये सब मसले का हल नहीं था। तभी हजरत के मशवरे पर मैंने अपने अम्मी अब्बू से खुलकर बात करने का सोचा, मगर इस हवाले से बात करते हुए मुझे भी शर्म आ रही थी। मगर ये असजद का ही दिया हुआ एतमाद था कि मैं अम्मी अब्बू से बात करने पर रजामंद हो गया था। वो मुझे कहने लगा कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपने जायज़ हक के लिए अपने माँ बाप से बात करोगे, किसी गैर औरत के लिए नहीं, और ये हक तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें दिया है। आज जब मैं घर आया तो अम्मी अब्बू दोनों लाउंज में
मौजूद थे। आज वो दोनों ही जाग रहे थे। हस्बे मामूल मेरी बीवी अपने कमरे में थी और कमरे का दरवाज़ा बंद था। तभी अम्मी ने मुझे खाना लाकर दिया। खाना खाने के बाद अम्मी अब्बू जब अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने इन्हें रोक दिया और अपने सामने बिठाया। फिर अम्मी से कहने लगा कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो दोनों हैरान परेशान रह गए कि मैं इस कदर संजीदा अंदाज में इनसे क्या कहने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से वो मुझ पर जो कुछ बीत रहा था, जो मैं सोच रहा था, वो सब अम्मी अब्बू के सामने ला के रख दिया था। तब अम्मी अब्बू ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे से नज़रें चुरा के रह गए। अम्मी बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। और अब मैंने दोबारा से अपना सवाल दोहराया और मैं इनसे कहने लगा कि आपने मेरी बीवी से क्यों ये कहा था कि कमरे का दरवाज़ा बंद किया करे। मेरी बीवी ज़हनी मरीज़ा है और आपको इस बात का खदशा है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। अम्मी कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई ज़हनी मसला नहीं है। दरअसल इसके ख़ानदान में रिवाज है कि जब किसी लड़की की शादी करते हैं वो, तो उसके साथ एक कुत्ता भी जहेज़ में वो देकर भेजते हैं और ये कुत्ता कुछ दिन तक उस लड़की के कमरे में ही मौजूद रहता है। इनका कहना है कि ये इस लड़की की हिफाजत करता है और इस कुत्ते की वजह से इनकी लड़की के साथ कोई गलत सलूक नहीं करता, ना ही गलत बात करता है, क्योंकि वो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और उनका खास सिखाया हुआ होता है और वो किसी को भी चीर फाड़ कर रख सकता है। यही वजह है कि मैं तुम्हें उसके कमरे में जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो कुत्ता तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने तुम्हारी बीवी से कह दिया है कि वो इसे वापस अपने मायके छोड़कर आए और अपने घर वालों को बताए कि इसे इस यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो तुम्हारी बीवी क्या फैसला करती है। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी, मगर अम्मी के बारे में मैं जानता था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। और फिर मैं हैरान परेशान था, अपने कमरे में जाकर सो गया था। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो घर में चहल पहल थी। आज खिलाफे मामूल मेरी बीवी भी जाग रही थी और अम्मी अब्बू के साथ सामने लाउंज में बैठी हुई थी। मुझे आता देखकर उसे शर्मा कर नजरें झुका ली और आज अम्मी की जगह पर वो खुद खाना मेरे लिए लेकर आई थी। मैं इस काया पलटी पर हैरान था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे अम्मी की रात वाली बातें याद आ गई। मैंने गहरी सांस लेकी और थोड़ी देर बाद अम्मी अब्बू उठकर अपने अपने कमरे में चले गए और फिर मैं भी जब खाना खाने के बाद कमरे में जाने लगा तो तब मेरी बीवी ने झिझकते हुए मेरा बाजू पकड़ लिया और फिर मुझे अपने कमरे में ले आई। कमरे में कदम रखते ही उस दिन वाला मंजर मुझे याद आ गया। मैं खौफ से काम कर रह गया था। तभी मेरे चेहरे के तासुरात देखते हुए कहने लगी कि मैं टॉमी को हमेशा के लिए वापस छोड़ आई हूँ। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। अब जब मैं कमरे में जाकर बैठा तो उससे बात करने लगा तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मैं उसके बारे में समझ रहा था, बल्कि वो बहुत अच्छी लड़की थी और उसके मुझे कमरे में आने देने की वजह यही टॉमी ही था। तो अम्मी के इसके बाप भाइयों का खास सिखाया हुआ था वो इनका वफादार जानवर था। वो अपने मालिकों पर किसी की ठहरी आंख भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मेरी बीवी और माँ ने मुझे इसके बचाने के लिए ये सब किया था। मगर इन लोगों को यकीन हो गया था कि हम इनकी बेटी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो इस कुत्ते को वापस ले गए थे और मेरी ज़िंदगी में जैसे फिर सुकून आ गया था। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से मैं मुतमईन था, मगर हैरान इस बात पर था ये कैसे लोग थे जो ऐसा खूनख्वार जानवर अपनी बेटी के साथ भेज दिया, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। शुक्र हमारी इस टॉमी से जान छूट गई थी।